नमस्कार, कैसे आप सब। आज बिहार की अर्थव्यवस्था देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। आज बिहार की गिनती एक पिछड़े राज्यों में होती है। आखिर ये जो पिछड़ापन है, इसका कारण क्या रहता है? आज़ादी से पूर्व की क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद की क्या स्थिति रही, क्या क्या वैसे परिवर्तन आए जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे यहाँ पर पिछड़ती चली गई। उन सभी कारकों का यहाँ पर हम चर्चा करने वाले। कारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी मुख्य है, दो तीन बातें मुख्य है, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे और उसी से रिलेट करके बाकी सारी बातों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्वतंत्रता से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और इससे पहले अगर देखें बिहार की स्थिति क्या रही, तो इससे पहले की स्थिति देखें तो बिहार जो था एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित था। क्योंकि आप सभी को पता है, प्राचीन काल में भी हम देखें तो 16 महाजनपदों में एक मगध महाजनपद जो था, इसका क्या होता है, उत्कर्ष होता है। कारण क्या रहा? क्योंकि बिहार के जो दक्षिणी पठार वाला जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, यहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा की उपलब्धता थी और इन्हीं सभी कारणों से धीरे धीरे मगध का उत्कर्ष हो गया। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, उन सभी कारणों की हम चर्चा नहीं करेंगे। ब्रिटिश काल में भी देखें तो ब्रिटिश काल में भी इन खनिज संसाधनों की प्रचुरता की वजह से यहाँ पर कई सारी औद्योगिक फैक्ट्रियां यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो बिहार था वो एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था, जिसका कारण क्या था, यहाँ पर खनिज संसाधन की उपलब्धता। खनिज संसाधन के साथ साथ दूसरी विषय वस्तु होती है यहाँ पर यातायात की सुविधा। तो यातायात की सुविधा भी यहाँ पर थी। गंगा नदी जो है सीधे बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है और वहां से देखें तो बहुत सारे व्यापार वाणिज्य हुआ करते थे। तो ये भी एक इसकी विशेषता थी और इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर बहुत सारी औद्योगिक कंपनियां बैठ चुकी थी, लग चुकी थी। अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व बिहार जो था एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। वर्ष 1947 तक की बात करें तो बिहार में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित थे, जो स्वतंत्रता पूर्व से स्थापित होते हुए चले आ रहे थे। इनमें देखें तो इस्पात उद्योग था, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये सभी के सभी ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग थे जो 1947 तक बिहार में स्थापित हो चुके थे। स्वतंत्रता के बाद की बात करें कि स्वतंत्रता के बाद में यहाँ पर उद्योग स्थापित हुए या नहीं हुए, इसकी भी बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भी जो बड़े प्रकार के उद्योग थे उनकी भी स्थापना यहाँ पर हुई। जैसे कि बोकारो में एक इस्पात उद्योग की स्थापना हो गई, ठीक है। उसके बाद बरौनी में तेल शोधन कंपनी है ना, तेल शोधन संयंत्र की स्थापना हो गई। सिंदरी में खाद उद्योग का स्थापना हो गया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना यहाँ पर होती रही स्वतंत्रता के बाद से ही। इसके अलावा देखें तो यहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी देखने को मिला, इनकी भी स्थापना हुई। विशिष्ट प्रकार के यानी कि बहुत सारे यहां पर चीनी मिट्टी के उद्योग भी देखने को मिला, है ना। भारी वाहन उद्योगों की भी स्थापना हुई। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्षेत्रों में भी उद्योग की स्थापना हुई। इसके अलावा विशेष प्रकार के अनेक उद्योगों की अवस्थिति यहां बिहार में देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर देखें तो क्या कारण था, है ना, क्या कारण था कि धीरे धीरे इसकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे रुक सी गई, धीरे धीरे कम होती गई। चीनी उत्पादन की बात करें तो चीनी उत्पादन की बात करें तो कब तक, स्वतंत्रता से 5वें दशक तक की बात करें तो चीनी उत्पादन जितना भारत में होता था उन सभी उत्पादन का 25% हिस्सा केवल बिहार अकेले उत्पादित करता था, जो कि वर्तमान में देखें तो कितना 2% के आसपास आ चुका है। इसके क्या कारण है, उन सभी की हम चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक, आगे हम देखें 1950 से 80 के बीच, है ना, 1950 से 80 के बीच प्रारंभिक दौर में हम कहां देख रहे हैं, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहीं पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर खनिज संसाधन है और जहां भी खनिज संसाधन होता है उद्योगों की स्थापना वहीं पर की जाती है, ताकि कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो आसानी से हो पाए। अभी तक देखें तो उत्तर भारत क्या है, मैदानी क्षेत्र है और उत्तर भारत की हम बात क्या कर रहे हैं, अभी तक अविभाजित बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, विभाजन से पूर्व की। तो उत्तर बिहार में देखें तो उत्तर बिहार में मैदानी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहां पर जो राज्य का उत्तरी हिस्सा था इसमें औद्योगिकरण का प्रयास किया गया। यानी कि कब,
1950 से 80 के बीच में उत्तरी क्षेत्र जो था यहां पर उद्योग स्थापित करने की यहां पर प्रयास की गई। जैसे कि बरौनी जो है, बरौनी में एक तेल शोधक संयंत्र लगा दिया गया। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक विद्युत संयंत्र लगा दिया गया। जबकि फतुहा की बात करें तो फतुहा में एक स्कूटर निर्माण करने की फैक्ट्री स्थापित कर दी गई। तो देखा जाए तो प्रयास तो ये चलते रहा। ठीक है, वर्ष 2020 तक की बात करें तो वर्ष 2020 तक सबसे ज्यादा जो औद्योगिकरण हुआ वो दक्षिण बिहार में ही हुआ। मेन फोकस वहीं पर रहा, है ना। अभी तक विभाजन की बात नहीं थी, तो उद्योग की जो मेन फोकस रही डेवलपमेंट की अगर बात करें, जो औद्योगिक नगर की स्थापना की अगर बात करें, ये सभी के सभी दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिली। और यहीं पर विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक शहरों का विकास देखने को मिला। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये सभी के सभी क्या है, औद्योगिक शहर है और इनका विकास पर विशेष फोकस यहां पर किया जाता रहा। वर्ष 1991 तक की अगर हम बात करें तो इस समय तक राज्य में कुल पंजीकृत जो बड़ी, वृहद एवं मध्यम प्रकार के उद्योग थे उनकी संख्या 941 थी। इनके अलावा अगर बात करें तो यहां पर कुटीर उद्योगों की भरमार थी। हर एक क्षेत्र में कुटीर उद्योग देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये सारी पृष्ठभूमि है। प्रारंभ से देखें तो बिहार ऐसा था नहीं, लेकिन धीरे धीरे कई सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से यहां की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पीछे चली जाती है, पिछड़ती चली जाती है। तो इसी को हम यहां पर देख सकते हैं कि इतनी सारी अवस्थाएं होने के बावजूद भी बिहार जो था वो औद्योगिकरण के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से ही धीरे धीरे अन्य राज्यों से पिछड़ता हुआ चला गया। ठीक है, क्यों पिछड़ते हुए चला गया इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे हम देखें तो देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था का जो धीरे धीरे पतन हुआ, इसके कारण क्या रहे उसकी हम चर्चा करते हैं कि आखिर यह पतन हुआ क्यों। ठीक, इतनी सारी संरचनाएं थी लेकिन यह पतन हो क्यों गया, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कारकों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, जिसको आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में सम्मिलित कर सकते हैं। सबसे पहला कारण देखिए तो बिहार का प्रमुख सेक्टर जो था वो क्या था, कृषि था। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें, है ना, यहां पर देखें तो क्या था, जो बिहार का अधिकतर हिस्सा जो है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र और साथ साथ यहाँ पर उर्वरता बड़ी स्तर पर पाई जाती है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में देखिए तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था हमारे पास वो क्या था, कृषि का क्षेत्र था। सरकार को चाहिए था कि कृषि के क्षेत्र में निवेश करे, क्योंकि किसानों के पास तो उतने धन होते नहीं ताकि अपने धन का निवेश करके वो डेवलपमेंट कर पाए। ऐसी अवस्था में सरकार को चाहिए कि वो क्या करे, कृषकों को कुछ धन मुहैया करवाएं। परिणामतः इससे क्या हो, कृषि क्षेत्र में निवेश हो और जो भी उत्पादन के संसाधन है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके, उन संसाधनों को किसान अर्जित कर पाए। लेकिन सरकार जो थी इसमें नाकाम हो गई। इस चीज में क्या हो गई, नाकाम हो गई। हंसने वाली बात है कि जहां पर इतना बड़ा हमारे पास कृषि क्षेत्र है, वहां पर कृषि क्षेत्र में सरकार ने निवेश ना करके दूसरे राज्यों से खाद्यान्न को खरीदना सबसे अच्छा समझा। आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि सरकार की मनोवृत्ति क्या थी। अगर जो हम दूसरे राज्यों से पैसे देके हम खरीद रहे हैं उसके आधे से भी आधे पैसे हम कृषि के डेवलपमेंट पर लगा देते तो शायद हमें दूसरे राज्यों से खाद्यान्न ना खरीदना पड़ता और हम खाद्यान्न उतना उत्पादित कर पाते कि हम दूसरे राज्यों को भी बेच पाए। खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ हम दूसरे राज्यों को बेचने के साथ साथ हम इस पर आधारित, कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग लगा सकते हैं। जैसे बिस्किट की फैक्ट्री लगा सकते हैं, सॉस जो बनता है ना, उसके अलावा चिप्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर कृषि पर आधारित उत्पादन कर सकते हैं, कंपनियां लगा सकते हैं। लेकिन सरकार जो थी इसमें क्या थी, सरकार इसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई। परिणामतः क्या हुआ कि दूसरे क्षेत्रों से खाद्यान्नों को खरीदा जाता रहा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब मान लीजिए कोई भी उद्योग स्थापित करना है तो कच्ची माल की आवश्यकता होती है और यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि यहाँ पर बिस्किट की फैक्ट्री लगानी हो, है ना, या फिर चावल जो पैकेट में बनाया जाता है ये भी फैक्ट्री में ही बनाया जाता है ना, आटा पीसने की फैक्ट्री होती है, इसके साथ साथ बिस्किट हो गया, सॉस हो गया। तो जितने भी कृषि आधारित उद्योग थे उनको अब क्या हुआ, उत्पादन तो यहां पर हो नहीं रहा। ऐसी स्थिति में क्या होगा,
कि कच्चे माल की कमी होगी, उत्पादन कम, कच्ची माल की आवश्यकता जो थी वो पूर्ति उसकी हो नहीं पाई, और जब कच्चे माल की उपलब्धता में कमी होगी तो धीरे धीरे कई उद्योग यहां पर बंद हो जाएंगे। बिहार में अभी हमने बात किया कि प्रारंभिक अवस्था में बिहार में कुल देश के कुल चीनी उत्पादन का 25% हिस्सा बिहार के द्वारा उत्पादन किया जाता था, लेकिन इन्हीं सभी कारणों की वजह से कृषि में निवेश नहीं हुआ, धीरे धीरे उनकी उर्वरता भी समाप्त हो गई, है ना। किसानों के पास उतने धन नहीं थे ताकि वो अच्छे से कृषि कार्य कर सके। परिणामतः धीरे धीरे गन्ने की खेती जो एक वृहद क्षेत्र पर की जाती थी, धीरे धीरे उसमें कमी होती चली गई, और एक समय ऐसा आया जब मान लीजिए उद्योग यहां पर है और गन्ने की प्राप्ति ही उद्योग में नहीं हो रही है, तो ऐसी अवस्था में चीनी उद्योग चलेगा नहीं चलेगा, और उसी के परिणाम स्वरूप चीनी उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए। वर्तमान में जितने बिहार में चीनी उद्योग है उसके आधे से भी ज्यादा कंपनियां जो है, उद्योग जो है वो बंद है। तो यहां पर हम पहली कमी देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने क्या किया, योगदान नहीं दिया, परिणामतः खाद्यान्नों की कमी होने लगी, कच्चे मालों की उपलब्धता यहां पर कम होने लगी, और धीरे धीरे करके कई सारे उद्योग यहां पर बंद हो गए। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल हमने देखा कि पहले देश में कुल चीनी उत्पादन का 25% भाग बिहार में उत्पादित किया जाता था, लेकिन वर्तमान की डेटा निकाल कर देखिए 2% के आसपास आ चुका है। साथ ही साथ इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कई सारे लोग थे जो कृषि कार्य से ही संबंधित थे और उसी से उनका रोजगार मिलता था, है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं गांवों में देखें तो कृषि कार्य हेतु कई सारे किसानों के पास अपने ट्रैक्टर नहीं है, तो बहुत सारे लोग वहां पर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, और उनको क्या होता है कि जब जुताई करना हो तो उनसे वो कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि जो है सबसे ज्यादा रोजगार देता है भारत में। और ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि कृषि से संबंधित रोजगार थी उसमें कमी देखने को आई, और जब रोजगार ही नहीं होगा तो बिहार के लोग बिहार में क्यों रहेंगे, इसलिए रोजगार की तलाश में बिहार के लोग धीरे धीरे बिहार से स्थानांतरित होकर उन सभी प्रदेशों में जाने लगे जहां पर रोजगार उनको मिल पाए। ठीक है, तो एक कारण हम ये देख सकते हैं कि सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा हम कारण देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जातिवाद और अपराधीकरण। जातिवाद और अपराधीकरण आप सभी को पता होगा कि कब 10 मार्च 1990 ईस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी यहां पर शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल की यहां पर सरकार बनती है। जब ये सरकार में आते हैं तो यहां पर जातिवाद को विशेष बढ़ावा दिया गया, है ना। जातिवाद, कुछ विशेष जाति, जातियों का नाम यहां पर नहीं लूंगा, कुछ विशेष जाति को यहां पर क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, है ना। परिणामतः यहां पर जातिवाद बड़े स्तर पर देखने को मिला। इसी के परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण यहां पर हो गया, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया, और इसी के परिणाम स्वरूप आपने सुना होगा बड़े स्तर पर लूटपाट होता था इस समय काल पर, है ना। लूटपाट होता था, बच्चे स्कूल जाते थे तो अपहरण कर लिया जाता था। तो बहुत सारे कारण थे, देखिएगा सबको एक एक चीज हम यहां पर करते हैं। तो लालू यादव की जब सरकार बनी, यहां पर राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया, जाति का यहां पर बोलबाला होने लगा, कुछ विशिष्ट जातियां थी, नाम उनका नहीं लूंगा। अब इससे क्या हुआ, ऐसी अवस्था में सरकार जो थी, सबसे पहला क्या हुआ कि विकास को ये नजरअंदाज ही कर दी कि विकास क्या चीज है भैया, हमारी जो जाति है वो ऊपर होनी चाहिए, विकास हो या ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो विकास को यहां पर नजरअंदाज कर दिया गया लालू यादव के सरकार में। दूसरी, व्यवसाय से संबंधित विरोधी वातावरण निर्मित होने लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब विकास को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, व्यवसाय विरोधी वातावरण निर्मित होगा। जब मान लीजिए मेरे पास धन है, मैं यहां पर उद्योग स्थापित करना चाहता हूं, और सरकार जो है उद्योग स्थापित करने का कोई मौका ही नहीं दे रही है, तरह तरह के यहां पर कानून बना रही है, या फिर यहां पर लूटपाट हो रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति क्या कहलाती है कि विकास विरोधी, है ना। तो विकास विरोधी वातावरण, व्यवसायी विरोधी वातावरण यहां पर निर्मित कर दिया गया। यह भी क्या था, धीरे धीरे यहां पर पिछड़ेपन देखने को मिला। आगे देखें तो अपहरण की संगठित घटनाएं यहां पर देखने को मिली। बच्चे जब भी स्कूल जाते थे उठा लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उठाकर उनके परिवार से एक मोटे रकम की मांग की जाती थी। ऐसी अवस्था में क्या होगा, बच्चे
स्कूल जाएंगे ही नहीं, लोग भेजेंगे ही नहीं डर के मारे कि भैया हम क्या करें, उसको भेजें और उसका अपहरण हो जाए। पैसे नहीं है तो जमीन बेच के दीजिए या जो भी है धन संपदा उसको बेचकर आप क्या कीजिए, उसको पैसे दीजिए और बच्चे को छुड़ाइए। तो इस समय पर अपहरण की संगठित घटनाएं देखने को मिली, लूटपाट बड़े स्तर पर होने लगे। जब बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी भी एक कारण होता है कि लोग अपराध में जाने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है और ऐसी अवस्था में मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि कोई रोजगार मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा, तो अंतिम समय में क्या होगा कि हम अपना जीवन यापन करने के लिए लूटपाट करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर लूटपाट की भी बड़े स्तर पर घटनाएं घटने लगी। तो ये जो यहां पर हो रहा है ये क्या है, ऐसी स्थिति में राज्य से जो पूंजी बाहर जाने के लिए बाध्य हो गया है ना, यानी कि जहां पर एक तो पहला विकास को नजरअंदाज किया जा रहा है, व्यवसाय के लिए यहां पर वातावरण नहीं है, अपहरण की समस्याएं देखी जा रही है, लूटपाट बड़े स्तर पर हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में मेरे पास अगर धन है तो मैं कभी चाहूंगा कि बिहार में अपना धन निवेश करूं, कभी नहीं चाहूंगा। और धन है तो उसको मैं घर पे रख भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं निवेश करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, बिहार के अलावे देश के किसी अन्य भाग में जाऊंगा, वहां पर निवेश करूंगा। तो यही कारण था, ये सभी कारण थे जो राज्य से जो भी पूंजीपति लोग थे है ना, जो भी पूंजी था, पूंजी को बाहर की ओर जाने के लिए बाध्य कर दिया। दूसरा यहां पर क्या हुआ, मध्यम वर्गीय जो पेशेवर वर्ग था, इसके साथ साथ जो व्यवसायी लोग थे वो भी बिहार छोड़कर बाहर जाने लगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है, व्यवसाय करना है, अपना पेशा करना है और पेशा बिहार में हो नहीं पा रहा। जो भी यहां पर थोड़ा सा डेवलपमेंट कर लिया उसके बच्चों को अपहरीकृत कर लिया गया और एक बड़ी रकम की मांग कर दी गई। तो ऐसी अवस्था में जो भी पेशेवर वर्ग था, व्यवसायी वर्ग था, वो सभी के सभी बिहार को छोड़कर देश के किसी अन्य हिस्से में जाकर बसने लगे, जहां पर उनको क्या हो, रोजगार की प्राप्ति हो पाए, व्यवसाय अपना कर पाए और अपना पेशा यहां पर कर पाए। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, देखिएगा, व्यवसाय और पूंजी राज्य के बाहर चली गई। जो भी व्यवसाय था, व्यवसाय बाहर चला गया, पूंजी भी बाहर चली गई। अब उस पूंजी से यहां पर उद्योग स्थापित होता तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। अब ऐसी अवस्था में पूंजी ही चली गई, उद्योग भी चली गई, व्यवसाय भी चली गई, तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ी, है ना। तो ऐसी अवस्था में राज्य में भारी संख्या में बेरोजगारी देखने को मिली। और जब बेरोजगारी होगी, लोगों के पास कोई भी काम नहीं होगा, तो लूटपाट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग लूटपाट की तरफ बढ़ेंगे कि भैया काम करके जब नहीं मिल रहा है तो हाथ ही आजमा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में बिहार में लूटपाट बढ़ा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी और जो भी बेरोजगार युवा था उनका बिहार से स्थानांतरण होते चला गया। तो ये दूसरी बड़ी कारण थी जो बिहार की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने में विशेष भूमिका निभाती है। तीसरा और अंतिम कारण हम देखते हैं, ये हमारा विभाजन, ठीक है। अगला हम कारण देख सकते हैं विभाजन। ये घटना कब घटी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को विभाजन हो गया। अर्थात बिहार से 18 जिलों को, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र के 18 जिलों को अलग करके एक नए राज्य, भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना कर दी गई। अब इससे क्या हुआ कि बिहार का मान लीजिए पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है। अभी हमने बात किया कि ये जो पठारी क्षेत्र था बिहार के अंतर्गत, ये क्या था, यहां पर खनिज संपदा थी और खनिज संपदा होने के कारण इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना बहुत बड़े स्तर पर हुई थी। कई सारे यहां पर औद्योगिक नगर स्थापित किए गए थे। और जब विभाजन हुआ तो दक्षिण के 18 जिले, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड के रूप में स्थापित हो गया। एक नए राज्य झारखंड के रूप में स्थापित हो गया। अब बचा क्या बिहार के पास, केवल उत्तर वाला क्षेत्र। और इसमें देखें तो यहां से गंगा निकली हुई है, थोड़ा सा नाम मात्रा में यहां पर पठारी क्षेत्र बच गए और सभी के सभी यहां पर क्या है, मैदानी क्षेत्र बच गए। यानी कि खनिज संसाधन जो भी था, उद्योग जो भी था, वो सभी के सभी कहां, झारखंड में चले गए। और ये भी एक कारण हम देख सकते हैं कि यहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, बिहार और भी यहां पर पिछड़ते हुए चला गया, ठीक है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहां पर एक झारखंड राज्य की स्थापना हुई और इसमें बिहार के
18 दक्षिणी क्षेत्रों के जिलों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। सबसे ज्यादा औद्योगिकरण यहीं पर हुआ था जो झारखंड में चला गया। अब यहां पर देखा जाए तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र क्या था, मैदानी क्षेत्र था, है ना। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो कृषि आधारित उद्योग ही यहां पर स्थापित किया जा सकता है। और लोगों में क्या है, कृषि के प्रति लोगों के मन में रुग्णता देखने को मिलती है। वर्तमान में आप किसी से भी पूछें तो अगर कोई कृषि कार्य कर रहा हो तो कभी भी खुश होकर नहीं बोलेगा कि हम किसान हैं, बड़े ही दुखी मन से बोलता है कि हम किसान हैं, कृषि कार्य करते हैं, है ना। या फिर किसी को कह दिया जाए कि आप कृषि कार्य कीजिए तो वो मतलब इसको लेकर एक खुशी की भावना ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि ये कोई कार्य है। और यही कार्य देखिए अमेरिका में लोग कृषि कार्य करके अरबपति खरबपति हुए पड़े हैं। अमेरिका की बात हटाइए, यही पंजाब हरियाणा देख लीजिए, है ना, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, इन सभी में कृषि कार्य करके किसान जो है बड़े स्तर पर डेवलपमेंट किए हैं। लेकिन बिहार में देखें तो लोगों के मन में इसके प्रति क्या है, रुग्णता है, कोई चाहता ही नहीं कि हम कृषि कार्य करें। और ऐसी अवस्था में क्या हुआ, धीरे धीरे बिहार की अर्थव्यवस्था का पतन होते चला गया। आगे की कहानी अगर हम देखें तो नीतीश कुमार की सरकार बनती है और वहां से देखें तो क्या हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। लालू यादव की सरकार में इतनी लूटपाट मची, है ना। एक तो उनके सरकार में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट से जो पैसे फंड लिया जाता था, फंड लिया जाता है, हर राज्य फंड लेता है अपना विकास करने के लिए, लालू यादव की सरकार लेने में सक्षम नहीं हो पाई। क्योंकि फंड जब तक हम खर्चे नहीं करेंगे समाज कार्य पर, समाज के डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसी अवस्था में केंद्र सरकार हमें क्यों देगी, बोलेगी कि भैया पहले वाले तो आप खर्च ही नहीं किए, दोबारा हम क्यों दें। तो ऐसी अवस्था में ये लेने में सक्षम नहीं हो पाई। जो भी ले पाते थे वो लूट के अपना ही खजाना भरते रहे, है ना। उसी के क्रम में आपने देखा होगा अभी भी वो क्या है, जेल में है। आप सभी को पता होगा इतना उन्होंने लूटा है। रोड की हालत अगर देखें तो इतने गड्ढे थे कि अगर बरसात में पानी भर जाए तो उसमें गाड़ी डूब तक जाती थी। ऐसी अवस्था में जो ट्रांसपोर्टेशन था बहुत ही बेकार था। स्कूल की हालत बहुत ही खस्ती थी, स्कूल में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं था। मेरे समय काल में देखें, वहीं लालू यादव के समय काल में भी मैं भी पढ़ा हूं, तो मेरे समय काल में 1 से 5 तक जो प्राथमिक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय में केवल 1 टीचर थे और वहीं 1 से 5 तक 5 क्लास को वो पढ़ाते थे। सिचुएशन वहां पर ऐसा था कि जब वो 2 क्लास को पढ़ाते थे तो 3 क्लास को मैं बचपन से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो 3 क्लास को 2 ही रूम था पूरे स्कूल में, एक में 1 से लेकर 3 कक्षा तक बैठते थे और दूसरे में चौथी और 5वीं वाले। तो जब वो चौथी और 5वीं को पढ़ाते थे तो दूसरे में प्रथम, द्वितीय और तृतीय कक्षा को मैं पढ़ाया करता था। तो ऐसी अवस्था यहाँ पर थी, स्कूल की खस्ती हालत थी, सड़क तो इतने टूटे हुए थे कि कहीं भी जाने के लिए कोई सोचता था। लालू यादव की सरकार यहाँ पर समाप्त हुई, है ना। अंतिम दौर में कौन थी, राबड़ी देवी थी, ठीक है। तो जब उनका सरकार समाप्त होता है, नीतीश कुमार जी आते हैं, तब से धीरे धीरे देखें तो बिहार में डेवलपमेंट होते चला गया, रोड बने, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा डेवलपमेंट बिना कनेक्टिविटी के नहीं हो सकता। इसको देखते हुए क्या हुआ, रोड बनाया गया। दूसरा, जब तक यहाँ के लोग कुशल नहीं होंगे, पढ़े लिखे साक्षर नहीं होंगे, राज्य का विकास नहीं हो सकता। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, स्कूलों का विकास किया गया। बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर निर्मित किए गए, है ना। जहाँ पर प्राथमिक था वहाँ पर मध्य और उच्च विद्यालय निर्मित कर दिए गए। जहाँ पर उच्च विद्यालय था वहाँ पर 10+2 कर दिया गया, कॉलेजेस खोले गए। इनसे भी पहले से क्या हुआ था कि लोगों के मन में पढ़ाई के प्रति, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति क्या थी, रुग्णता थी, लोग भेजते नहीं थे। इसके लिए मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया गया ताकि लोग अपने बच्चों को भोजन हेतु यहां पर भेजे। इससे क्या हुआ, 2 चीज, कुपोषण की समस्या बड़े स्तर पर देखने को मिली थी और बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते थे, है ना। इसके लिए साइकिल दिया गया, किताब दिया गया, है ना। उसके बाद मिड डे मील दिया गया, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि बच्चे स्कूल जाने लगे, है ना, स्कूल से एंगेज्ड होने लगे और धीरे धीरे डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलता है। तो ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, उन सभी कारणों को मैंने यहां पर सम्मिलित नहीं किया है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं जिसको आप अपने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में सम्मिलित कर सकते हैं, उन सभी को मैंने यहां पर टच करने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूं सारी चीजें, पूरी पृष्ठभूमि आप सभी को समझ में आई होगी। ऐसे ही क्लासेस आते रहेंगे, एक दिन का मैं गैप रखूंगा। आज क्लास आई है तो फिर परसों आएगी, फिर एक दिन का गैप देके, ऐसे एक दिन का गैप देके आप सभी को पूरे अर्थव्यवस्था की क्लासेस यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।